don't try to do too many things. In your business, be focused on 2 or 3 things that you really want to achieve and stick to that. When you try to do too many things, you get tired, you get demotivated, and you don't get any success. Be very focused. Set what you want to do first. Know why you exist, and then get into the business. Good evening, everyone. I am Shriram Chandak. I welcome you all. आज के वेबिनार में जिसमें हम जानेंगे कि फूड का जो आपका स्टार्टअप है, फूड इंडस्ट्री में फूड प्रोडक्ट्स का जो आपका स्टार्टअप है, उसको कैसे स्केल करें, उसको कैसे बढ़ाए, क्या क्या चैनल्स होते हैं, आप किस तरीके से स्ट्रैटेजीज अपने अप्लाई करनी चाहिए, और इसमें क्या नए नए मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या नए इनोवेशंस आ रहे हैं मार्केट में, ये सब हम आज के वेबिनार में जानेंगे। और इसके लिए अपने पास वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर जसमीत खन्ना, जो बॉम्बे से है। एंड सो वेलकम जसमीत इन टुडेज Thank you वेबिनार। so much. Thank you so much, Sriram, for calling me here, for having me here. Thank you so much. Yes. So Jasmeet, today we have audience from all over Maharashtra आज के वेबिनार में, और सारे फूड इंडस्ट्री रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स है। सबको इनके बारे में ही जानना है, इनका किस बहुत से लोगों का इसमें बिजनेस है और कैसे बिजनेस बढ़ा है, इसके बारे में आज के वेबिनार में ज्वाइन करें। तो आई वेलकम ऑल ऑडियंस एंड तो वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आपको क्विकली जसमीत सर का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो जसमीत खन्ना सर, ये इनको 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है एफएमसीजी इंडस्ट्री में। अब तक उन्होंने कोको कोला, एफएल ग्रुप ऐसे ब्रांड्स के साथ काम किया है, और जो नीश ब्रांड्स है मिनट मेड, रेड बुल, बकार्डी, ग्रे गूज, तो ये सारे फूड इंडस्ट्री के जो ब्रांड्स है इनके साथ भी उन्होंने काम किया है। उनका खुद का फिन ब्रांड्स नाम से कंसल्टिंग एजेंसी है, और उनका केन जूसरी, ये शुगर केन जूस का एक उन्होंने स्केलेबल स्टार्टअप किया है, अभी चालू है उनका। मतलब दे हैव प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया, और शुगर केन का पैकेजिंग में उनको कैसे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में करें, उसमें उन्होंने सर ने रेवोल्यूशन लाया है। सर का बहुत स्पेशलाइजेशन है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे करें, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे करें, फूड में नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये सब में सर का एक्सपर्टाइज है। और ही इज देयर टुडे विद अस, जॉइनिंग हिज एक्सपर्टाइज विद अस। सो आई वेलकम यू ऑल एंड आई वेलकम जसमीत अगेन। एंड Thank you. Thank you so much. today's topic in today's webinar, basically we will cover a lot of topics कि फूड इंडस्ट्री का स्टार्टअप कैसे करें, क्या क्या चीजें लगती है, इकोसिस्टम कैसे होता है, मार्केट रिसर्च, चैनल क्या होते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एसओपीज क्या होना चाहिए, ओवरऑल इंडिया का मार्केट कैसा लगता है आपको, क्या न्यू प्रोडक्ट्स होने चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम आज के वेबिनार में आपको वी विल ट्राई टू शेयर इंफॉर्मेशन। और सर का प्रेजेंटेशन होने के बाद वी विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। आपको जो भी फूड इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, विल ट्राई टू आंसर दैट। So I'll request Jasmeet now to take over the webinar, and you can Sure. continue the presentation. Sure. Sriram, thank you so much. I mean, it is absolutely an honor to be here and to be a part of, entrepreneurs who are going to be future leaders and people who are going to make it really big soon. So, addressing such a crowd is absolutely an honor. Dhanyavad aapka for having me here. And I'll just quickly start with the presentation. अगर मैं इंडिया के बारे में अगर कुछ बात करें, I mean, why is it a good time to be or rather invest in India? Because I'm very positive about India for the next 20-30 years, I would say, as far as the food and beverage industry is growing, because this is really, really going at a faster pace. Today, you have brands which, are from unbranded going to packaging, and we've seen so many trends. कितने सारे trends आ चुके हैं जो मतलब growth की तरफ दिख रहे हैं। तो food and beverage एक ऐसी industry है जो एक्चुअली कोविड प्रूफ भी थी। अगर देखा जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत कुछ सफर कर गए, बट फूड एंड बेवरेज सफर नहीं किया। इनफैक्ट इट ग्रू इन सम ऑफ द इंसिडेंट्स, देयर वर टाइम्स दैट द फूड इंडस्ट्री ग्रू बाय 5 to 6 times ड्यूरिंग कोविड। सो दिस इज आल्सो वेरी पॉजिटिव न्यूज कि फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले 20-30 साल तक ग्रो करनी है, एंड इंडिया इज इन अ वे लीडिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ चार्ट्स। तो अगर हम
एज ग्रुप की बात करें कि अगर दुनिया में इंडियंस का मीडियन एज की बात करें, तो एज यू कैन सी दिस चार्ट, वी आर एक्चुअली मच यंगर देन चाइना एंड यूएस एज फार एज आर मीडियन एज। मीडियन एज ये होती है कि सबकी उम्र मिला के उसको डिवाइड करें, तो इंडिया की मीडियन एज आती है 25 सॉरी, और चाइना की आती है 35, यूएस की आती है 37। मतलब वी आर टॉकिंग टू मच यंगर जनरेशन। अब इसका फूड और बेवरेज से क्या लेना? इसका मतलब ये है कि जो यंगर जनरेशन है, दे आर मोर अडेप्टेबल टू ट्राइंग न्यू थिंग्स। सो इफ यू हैव a huge market for a younger audience, chances of you getting successful are much higher. I mean, given a choice, अगर आप इंडिया में नहीं लॉन्च करके अगर चाइना में लॉन्च करते या यूएस में लॉन्च करते, आपका सक्सेस रेट शायद घट जाता, बट इंडिया में है तो शायद जल्दी बढ़े। अगर आप जीडीपी की बात करें, तो अगले 5 साल, लाइक 2021 से 2026 तक, वी सीइंग ऑलमोस्ट अ 42% jump in the GDP of per capita forecast, which is huge. This gives us the kind of motivation to be in a country called India and probably promote it in India, because there is absolute massive growth in the next coming years. The middle class, आप अगर देखेंगे इंडिया का जो है 2030 तक, it will be 1190 million. So if I actually put it in a perspective, only the middle class in India is larger than the entire population of US. अगर आपको इतना बड़ा मार्केट दिया जाए जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, तो do you think that you should launch here? 120% yes, right? So the reason I'm showing you all of this is यही बताने के लिए कि India as a market is really the market to be in. I mean, if given a choice, if I were to launch something somewhere, I would launch it in India. Okay. And so, I mean, just to summarize, we're seeing the growing economy, we're seeing urbanization. People are moving from smaller towns to bigger towns to cities, cities to metros, expanding middle class, spending capacity, younger audience. All these factors are very important for the food industry in India. And that is why I would say that, being in food and beverage right now makes a lot of sense. How should one build a sustainable food and beverage business? सबसे पहले मैं डॉक्टर फिलिप कॉटलर, जो मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु रहे हैं, हम मैनेजमेंट में हम थे, हम भी इनकी किताबें पढ़ते थे, तो उन्होंने मार्केटिंग को डिफाइन किया है। अब मार्केटिंग की डेफिनेशन है द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, creating and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. अभी इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं, अगर इन यही डेफिनेशन में से मैं की वर्ड्स उठाता हूं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या है? कि पहले जरूरत क्या है उसको एक्सप्लोर करना, उसके बाद एक प्रोडक्ट को क्रिएट करना, फिर उसको वहां पे डिलीवर करना जहां पे कंज्यूमर को वैल्यू दिखे, उसकी एक पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाई हो, एक टारगेट मार्केट जो आपका कोर मार्केट जिसको बोलते हैं, उसकी एक नीड सेटिस्फाई हो, और साथ में आपको प्रॉफिट भी बने। आई वुड टेक दिस डेफिनेशन एज अ बेस ऑफ स्टार्टअप्स फॉर ऑल कंपनीज। आई मीन, डोंट यू थिंक कि सभी को ये सोचना चाहिए? तो कभी भी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जितने भी स्टार्टअप्स के साथ कभी कभी काम करता हूँ, तो लोग जो अपना प्लान है वो प्रोडक्ट के थ्रू बनाते हैं। वो एक बड़ी पिक्चर को ऐसे नहीं देखते कि मुझे क्या करना चाहिए। सो इट इज अबाउट व्हाट एम आई सेलिंग इंस्टेड ऑफ व्हाई डू आई एग्जिस्ट। तो कभी भी अगर कोई भी सबसे जरूरी बात, अगर फूड एंड बेवरेज की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए सबसे जरूरी बात ये होगी कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट। मैं ऐसी कौन सी नीड मार्केट की आइडेंटिफाई कर रहा हूं या सेटिस्फाई कर रहा हूं, ऐसी कौन सी जरूरत है जो मेरे प्रोडक्ट से पूरी होगी, मैं क्या ऐसी वैल्यू है जो क्रिएट कर रहा हूं जो कंज्यूमर खरीदेगा, मैं क्या ऐसी नीड सेटिस्फाई कर रहा हूं, मेरा टारगेट मार्केट कौन है, मेरा कोर कंज्यूमर कौन है, और ये करते करते क्या मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। क्योंकि फाइनली इट इज अबाउट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस।
हम तो वैसे वो उसमें है नहीं कि जहाँ पे वीसीज पैसे डालते हैं और लॉसेस होते हैं और हम बाद में देखेंगे, ऐसे तो कोई धंधा करता नहीं। जब तक धंधे में प्रॉफिट नहीं है वो धंधा नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। So don't make any plans if this will be future profits or something. Start with why do you exist? How many of you really ask this question before getting into a food and beverage business as to why do I exist? What is my vision? What is my mission? What need am I satisfying? Who is my consumer? Where do I find him? How does he or she behave? वो क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या पहनता है, क्यों पहनता है, कितने में खरीदेगा? ये सब आपके पास पहले डेटा होना चाहिए कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो अगर मैं वो की क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछूं और अगर मैं किसी से भी पूछूं क्या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारे सवालों का जवाब है, हु इज माय कंज्यूमर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर कंज्यूमर ही नहीं तो आपके प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं। करेक्ट? उसकी एज ग्रुप क्या होगी? विल ही बी यंग, विल ही बी अ किड, विल ही बी अ टॉडलर, will he be a middle-aged woman, or will he be an executive CEO, or will he be an old-age guy who's in his 60s 70s? मैं किसके लिए बना रहा हूँ? Where does she or he buy? ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सही जगह पे होना चाहिए। नहीं तो अगर एक प्रोडक्ट मुझे साउथ बॉम्बे में चाहिए और आप साउथ बॉम्बे में अवेलेबल नहीं है तो वो भी एक तकलीफ है, क्योंकि अगर आपका कंज्यूमर वहां है और अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो कंज्यूमर भी है, प्रोडक्ट भी है, जरूरत भी है, आप फिर भी उसे पूरा नहीं कर पा रहे। उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे, कितने लोग चाहिए, क्या प्राइस पे बेचना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात, क्योंकि बहुत लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। आई हैव सीन पीपल जो एक अच्छे खासे प्रोडक्ट को बहुत सस्ता बेच देते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सस्ते प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं I mean, there is always a need for a product and you should know all these questions. Similarly, ये तो हो गए चलो consumers और product की बात है। अब commercial की बात है। क्या मेरे पास उतनी इन्वेस्टमेंट है? कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी पहले? कितने डिस्ट्रीब्यूटर लगेंगे? क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इनडायरेक्ट कर? मुझे मार्जिन्स क्या देने चाहिए? मुझे सेल्स टीम में कितने लोग लगेंगे? उनकी सैलरीज क्या होंगी? उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा? उनकी रिपोर्टिंग पैटर्न क्या होंगे? मैं उनको कैसे बेंचमार्क करूंगा? मेरा रूट टू मार्केट क्या होगा? क्या मैं डायरेक्ट जाऊंगा? क्या मैं ऑनलाइन जाऊंगा? क्या मैं ऑफलाइन जाऊंगा? या मैं दोनों जाऊंगा? मुझे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए या मुझे सुपर स्टॉकिस्ट चाहिए या मुझे दोनों चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? हाउ मच प्रॉफिट शुड आई हैव? ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी सस्टेनेंस जो है वो आपके प्रॉफिट से ही आएगी। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो सस्टेनेंस भी नहीं आएंगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास एक कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। Am I making sense? If you have any doubts or questions, please ask. Just give me 1 second, please. तो इतनी बड़ी दुनिया है, 20,000 ब्रांड हैं एक दुकान में। अगर आप कोई भी बिग बाजार या कोई भी उसमें चले जाएं तो बहुत सारे ब्रांड्स होंगे। इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे SKUs, आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? हाउ डू यू मार्क योर स्पेस इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ चॉइसेस? ये मेरे हिसाब से सबसे जरूरी क्वेश्चन होगा कोई भी फूड एंड बेवरेज स्टार्टअप के लिए कि कल अगर मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ और मैं पहुंच जाता हूँ तो उसके मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेना पड़ेगा। और एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता दूं, फूड एंड बेवरेज का बिजनेस आसान बिजनेस नहीं है। और ये मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैं यही कह रहा हूँ कि इस लाइन में ऑप्शंस और चांसेस बहुत कम मिलते हैं, तो गलती करने का स्कोप भी थोड़ा कम है। इसके लिए आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, व्हाट इज द सर्विस दैट आई एम गिविंग, व्हाट इज द वैल्यू दैट आई एम गिविंग, ये सारे सवाल बहुत क्लियर होने चाहिए। तो एक स्टार्टअप में क्या क्या लगता है अगर आप इसकी बात करें, तो एक स्टार्टअप में बहुत सारे फैक्टर होते हैं सक्सेस के लिए। खाली आपका प्रोडक्ट एक स्टार्टअप के लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, आपकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है, आपका मार्जिन्स कितने बढ़िया हैं,
ये सब चीजें साथ में मिल के डिसाइड करेगी कि कितना बड़ा आपका प्रोडक्ट। अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पहले वीसीआर चलते थे, बराबर है। वीसीआर के बाद केबल टीवी आ गया, केबल टीवी के बाद टाटा स्काई आ गया, टाटा स्काई के बाद आज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ओटीटी चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स आ गए। है एंटरटेनमेंट, है सब टीवी में, लेकिन सब बदल गया। आज की डेट पे अगर आपसे कोई कहे कि आप वीसीआर लॉन्च कीजिए तो आप करेंगे? नहीं करेंगे, करेक्ट? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन हमको अपना ट्रेंड पता होना चाहिए कि ये चीज आगे चल के बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर? So there are many factors that actually decide the success of a startup. But most important, आपके हिसाब से, what is the most critical factor for a startup to be successful? The most critical factor is knowing the consumer. कोई भी प्रोडक्ट, आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए या आप एक मास प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए या आप चिप्स लॉन्च कीजिए, आप स्नैकिंग कीजिए, आप बेवरेज कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको लॉन्च करने से पहले आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि मेरा कोर कंज्यूमर कौन है। क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा, आपकी सारी स्ट्रेटजीज गलत जा सकती हैं। आप गलत जगह पे प्रेजेंट हो सकते हो, आप गलत प्राइस पे हो सकते हो, आप गलत पैकेजिंग पे हो सकते हो, आप गलत मार्केट्स में हो सकते हो। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका कंज्यूमर कौन है, तब तक लॉन्चिंग फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? मान के चलिए कि आप ये दो ब्रांड्स तो आप सब जानते हैं, लुई विटॉन एंड गुची। दीज आर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स, यू नो। एंड कल मान के चलिए कि एज अ ग्लोबल सीईओ मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना है। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में क्या आता है दिमाग में? अरे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां तो सब कुछ बिकेगा, बराबर है। कोई भी कंट्री के हिसाब से वी आर 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, राइट? 1 in 6 people in this world is an Indian. We are 15% of the global population. How can a company like Louis Vuitton and Gucci, not enter India? Correct? क्योंकि अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन का बैंक है तो अगर लेकिन उसको स्प्लिट करें तो क्या आपको पता है कि रूरल पॉपुलेशन इंडिया की 880 मिलियन है और अर्बन पॉपुलेशन 480 मिलियन। तो सबसे पहली बात, इंडिया की जो पूरी 2/3 पॉपुलेशन है वो तो टाउन्स एंड विलेजेस में रहती है। या क्या वहाँ गुची और लुई विटॉन को लॉन्च करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट? तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में आपके पास अर्बन पॉपुलेशन में बचते हैं सिर्फ 480 मिलियन, एंड दिस इज द कंप्लीट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नाउ अगर इसको मैं और टॉप 10 टाउन्स में डाल दूं, जैसे कि आपका दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, अगर मैं इधर तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये जो पॉपुलेशन एक्चुअली उनके लिए होगी, इनकी टोटल पॉपुलेशन है 64 मिलियन। इसमें से क्या आपको लगता है कि सारे लुई विटॉन के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे? नहीं, करेक्ट? इट विल बी ओनली दी सोशल इकोनॉमिक क्लास ए, जिसे हम बोलते हैं हाईली एजुकेटेड विद हाई स्पेंडिंग पावर। तो इसमें आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, owners of factories and mills, and those are the people who actually make up this population. अब ये population अगर मैं परसेंटेज में डालूं, जो आप नीचे परसेंटेज देख रहे हैं A1, A2 एंड A3, ये सोशल इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली लोगों को स्पेंडिंग कैपेसिटी और एजुकेशन के बेसिस पे तोड़ती है। तो ये पॉपुलेशन अगर ये टॉप 10 टाउन्स की डाल दूं तो इट इज ओनली 8.8 मिलियन, मतलब 88 लाख लोग। अब आप सोचिए कि जहां हमने 140 करोड़ से स्टार्ट किया, आज मेरा पॉपुलेशन, जो मेरा कंज्यूमर पॉपुलेशन जो मेरे को खरीद सकता है एज लुई विटॉन और गुची, खाली 88 लाख। तो अब
आपको लगेगा कि 88 लाख तो बहुत छोटा हो गया, ये तो 1% से भी कम है, इंडिया की पॉपुलेशन का बराबर है। बट दुनिया के लिए अगर आप ये देखेंगे तो ये पॉपुलेशन नंबर अगर मैं कंपेयर करूं तो पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया is 25.7 million. And if I talk about this 8.8 million, we are almost 35% of the entire population of Australia. अब बताइए ये मार्केट बड़ा हुआ? ये मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि ये जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी F&B प्रोडक्ट, कोई भी फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट को ये नहीं समझ सकते कि ये सब खरीदेंगे, कभी नहीं होता। आपको बहुत प्लानिंग से चलना होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके कंज्यूमर को जानना बहुत जरूरी है। अब उसको ये तो हमने नंबर डाल दिया, अब हमें ये भी समझना होगा कि एक लुई विटॉन या एक गुच्ची का बैग जो खरीदेगा वो बाकी सब चीजें क्या करता है। तो सबसे पहली बात, ही इज वेल ट्रैवल्ड, वो इंटरनेशनल ट्रिप्स मारता है, वो दूसरे एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदता है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, जिम्स और मेंबरशिप्स की क्लब्स की उसके पास मेंबरशिप होगी या स्पास की मेंबरशिप होगी। वो ज्यादा करके फूड हॉल और नेचर्स बास्केट जैसी महंगी दुकानों में शॉपिंग करता है, उस लग्जरी कार्स पे स्पेंड करता है और पॉश रेसिडेंसेस में लोकेट करता है। तो ये हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि यही सब चीजें डिसाइड करती हैं कि आपके ब्रांड का प्रेजेंस कहाँ होगा। करेक्ट? और अगर थोड़ा डीपर जाएं कि बेसिकली मैं महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, मैं स्पा ट्रीटमेंट पे जाता हूँ, मैं बड़ी-बड़ी वेडिंग्स अटेंड करता हूँ, जहाँ पे बहुत मेरे खर्चे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कपड़े एंड डेस्टिनेशंस एंड होटल्स, एंड आई ऑलवेज एम ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स। तो ये मेरे कंज्यूमर ट्रेड्स हैं। अब गुची और लुई विटॉन के लिए, इंडिया को समझने के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली फूड एंड बेवरेज के लिए आप कोई भी कैटेगरी का अगर प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रीमियम हो सकता है या मास हो सकता है, आपको अपना कंज्यूमर जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरे कंज्यूमर कौन है, आप कभी भी बिजनेस का सही अंदाजा नहीं लगा। अगर थोड़े और क्वालिटी में मैं जाऊं तो कल मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि हाँ, लुई विटॉन के लिए अर्बन एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 65, मेल एंड फीमेल बोथ, SEC A, समटाइम्स मे बी SEC B, जिसके ये सारे बिहेवियर है, वही मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, जजमेंट्स लेना, फोरकास्ट लेना, सेल्स नंबर डालना गलत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको अपना कंज्यूमर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है चैनल्स। अब चैनल इंडिया में 4 टाइप के ज्यादातर। एक आपका मॉडर्न ट्रेड आ गया, जो आपके बिग बाजार, स्टार बाजार, नेचर्स बास्केट, फूड हॉल, डी मार्ट, ये सब हो गया, इसको हम मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं। दूसरा है जनरल ट्रेड, जिसके जैसे हम किराना स्टोर्स बोलते हैं या कन्वीनियंस स्टोर्स बोलते हैं, या हर एक सोसाइटी के नीचे जो एक स्टोर होती है, स्टैंड अलोन स्टोर होती है, जहाँ पे ज्यादातर सब कुछ मिलता है, दूध से लेके चॉकलेट से लेके, चिप्स से लेके, स्नैक्स से लेके, थम्स अप से लेके, सारे ब्रांड्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस एंड होरेका। होरेका का मतलब है होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज। ये एक बहुत जरूरी चैनल है, खास करके फूड एंड बेवरेज के लिए, कि जहाँ पे बहुत सारे होटल्स होंगे जो आपसे काफी सामान लेते होंगे। जैसे मान के चलिए कोई मेयोनीज बनाता है, अब जो मेयोनीज बनाता है उसके लिए एक तो आप दुकानों में जा सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट प्लेस कर सकते हैं, या तो आप एक किसी होटल के साथ टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि होटल की नॉर्मल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। तो चांसेस आर दे मे यूज 2 to 3 kilos of mayonnaise every day. Now if you tie up with 10 such hotels, आपके लिए बहुत बड़ा चैनल बनता है। उसके अलावा ऑनलाइन, ऑनलाइन तो सब जानते ही हैं कि फूड एंड बेवरेज होगा तो ज्यादा करके 3 प्लेटफॉर्म काम आते हैं। आपकी खुद की वेबसाइट जो आपकी फुटफॉल्स ड्राइव करे, एक Amazon, तीसरे नंबर पे बिग बास्केट। लेकिन उसके अलावा और भी हैं, बट ज्यादा करके ये 3 वेबसाइट जो अपनी होती हैं, ये ऑनलाइन चैनल्स को डोमिनेट करती हैं एज फार एज फूड एंड बेवरेज। आपके इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आपकी जितनी भी मार्केटिंग आपकी फुटफॉल्स आपकी वेबसाइट पे लाने के लिए काम आती है,
वो यही 3 चैनल से आ सकती हैं। या तो आप डायरेक्ट अमेज़न का लिंक देते हैं, या तो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं। तो अगर मैं अब फ्लो की बात करूँ कि ये सारी बातें तो ठीक है, समझ गए कि कंज़्यूमर ज़रूरी है और समझ गए कि प्रोडक्ट का जानना ज़रूरी है और समझ गए कि चैनल्स कौन से हैं। लेकिन अगर आज स्टार्ट किया जाए, तो कहाँ से किया जाए? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मार्केट रिसर्च से स्टार्ट करें। मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि बेसिकली एक बार मैं मार्केट का जायज़ा ज़रूर लूँगा। अगर मान के चलिए कि अगर मैं चिप्स लॉन्च कर रहा हूँ या स्नैकिंग रेंज या मखाना लॉन्च कर रहा हूँ, मान के चलिए कि तो आज मैं मखाना में ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि दूसरे मखाना कंपनीज़ क्या कर रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, क्या एमआरपी है, क्या पैकेजिंग है, कहाँ बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है या ऑफलाइन बिक रहा है, किराना स्टोर्स में बिक रहा है या बिग बास्केट में बिक रहा है या बिग बाज़ार में बिक रहा है या फूड हॉल में बिक रहा है, कितने साइज़ेज़ हैं उसके, ज़्यादातर कौन-सा साइज़ चलता है, छोटा साइज़ चलता है या बड़ा साइज़ चलता है। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल ये नहीं हो सकता कि मार्केट में चल रहा है 50 ग्राम का पैक और आपने लॉन्च कर दिया 1.5 किलो का पैक। तो कहीं न कहीं आपको मार्केट रिसर्च पे काफ़ी फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आपको पूरी पिक्चर नहीं मिलेगी कि हमें करना क्या है। उसके बाद आता है बिज़नेस प्लानिंग। बिज़नेस प्लानिंग बहुत सिंपल है कि हम एक अंदाज़ा मारते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये उसकी वैल्यू चेन है, उसमें मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को इतना मार्जिन देना पड़ेगा। अगर मुझे कोई रिटेलर को मार्जिन देना है, तो मुझे इतना मार्जिन देना पड़ेगा। तो अगर मैं ₹100 का एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 के ₹100 मेरे घर पे आ सबसे पहले तो जीएसटी कटेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन कटेंगे, उसके बाद रिटेलर मार्जिन कटेंगे, उसके बाद आपका फूड का कॉस्ट भी होगा। उसके बाद जो बचता, वो आपका ग्रॉस मार्जिन। अब वो ग्रॉस मार्जिन के अंदर भी आपके खर्चे हैं, आपकी सेल्स टीम के खर्चे हैं, आपकी फैक्ट्री के खर्चे हैं, आपके ऑफिस के खर्चे हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, आपके लॉजिस्टिक के खर्चे हैं, आपके सीए के खर्चे हैं। ये सारे खर्चे उस ग्रॉस प्रॉफिट से निकलने चाहिए। उसके बाद जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट है। अब उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान के चलिए कभी-कभी ये होता है, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ ये देखा है कि जब वो कोई चीज़ का एमआरपी रखते हैं, तो ये नहीं सोचते कि उनको कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो कभी भी प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारे मार्जिन होना जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कितनी क्षमता है फ्रॉम अ रिसोर्सेज़ पॉइंट ऑफ व्यू, कि आज मैं चाहता हूँ कि मैं खाली नासिक में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं खाली पुणे में जाऊँ, या मैं नासिक, पुणे और बॉम्बे में जाऊँ। तो कितने दुकानों में मेरा ये प्रोडक्ट जा सकता है? उस हिसाब से हम अपना एक यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स बना के उसके बावजूद हम उसमें डालते हैं कि हाँ, अब पहले साल में ये मेरा यूनिवर्स है। मान के चलिए कि आपका यूनिवर्स कोई प्रोडक्ट फूड एंड बेवरेज के लिए 1500 दुकानें, फॉर एग्ज़ाम्पल। आप उसमें एक कॉल ले सकते हैं कि मैं पहले साल में सिर्फ 250 दुकानों में जाऊँगा, या मैं पहले साल में 1500 दुकानों में जाऊँगा, या मैं 500 दुकानों में जाऊँगा। वो जो कॉल लेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि रफ़ली अंदाज़े में अगर कोई दुकान में 200 पैकेट मखाने के बिक रहे हैं, तो पहले साल में, पहले महीने में आपके कितने पैकेट बिक, ये 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, करेक्ट? उस हिसाब से आप उसमें कितनी मार्केटिंग या कितनी एक्टिवेशन करेंगे। ज़्यादा अगर आप दुकानों पे जाएँ तो कोई ना कोई शेल्फ सजे होते हैं। वो शेल्फ फ्री में नहीं सजते, वो शेल्फ के लिए पैसा लगता है, दुकानदार पैसा लेता है। वो कितना पैसा लेगा? अगर आपने किसी को ₹500 वो शेल्फ के दे दिए महीने के, क्या आप उधर से 10,000 की सेल जनरेट कर सकते हैं? ये सारे सवाल जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस प्लानिंग में ये सारे खर्चे आते हैं कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना होगा, मेरा मैन पावर कॉस्ट कितना होगा, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट कितना होगा, मेरे मार्जिन्स कितने होंगे, मेरा प्रोडक्ट एमआरपी क्या होगा और मेरे ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन कितने होंगे। एक बार ये डिसाइड हो गया, तो उसके बाद हम समझते हैं कि हाँ, चलिए, मान के चलिए कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में आपकी चैनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आपका कंज़्यूमर ऑनलाइन खरीद रहा है या क्या आपका कंज़्यूमर ऑफलाइन खरीद रहा है? उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी मैन पावर चाहिए।
उस हिसाब से अगर मान के चलिए कि अगर आपका प्रोडक्ट दोनों जगह पे फिट बैठता है, ऑनलाइन भी बैठता है, ऑफलाइन भी बैठता है, तो फिर क्या आप खाली एक मखाना बेचेंगे या कल उसके साथ उससे मिलता-जुलता सेम प्राइस रेंज में आप कोई प्रीमियम चिप्स भी बेच सकते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिज़नेस कोई 1 साल या 2 साल के लिए नहीं करता, खास करके फूड एंड बेवरेज। अगर आप फूड एंड बेवरेज बिज़नेस करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में आपको ये भी डालना बहुत ज़रूरी है कि अगले 3 साल में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं कि कल जो मैं बेच सकता हूँ। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए कि आपका मखाना कल 1500 दुकानों में पहुँच गया। बिलिंग तो उतनी होगी या अगर समझो आप थोड़ी मार्केटिंग कर लेंगे तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो गई। अब मान के चलिए कि वही मखाने के साथ में आपके ही ब्रांड में आपको एक पोटैटो चिप्स दे देता हूँ या साथ में मैं समझो एक नाचोस दे देता हूँ, तो सेम रेंज। क्या आप उसी दुकान में उसी सेल्समैन के साथ 3 प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं? क्या इससे आपका फ़ायदा होगा? 100% होगा, क्योंकि आपका सेल्स टीम का कॉस्ट उतना ही रहेगा, लेकिन आपकी सेल 3 गुना बढ़ जाएगी। तो आपकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 3 साल में, ये आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मखाना बना रहा हूँ, तो मैं मखाना बेचूँगा, तो मैं मखाना ही बेचूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू हैव अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द पोर्टफोलियो। उसके लिए आपको अब स्ट्रक्चर क्या चाहिए? अब मान के चलिए ये सब आपने बना लिया। उसके लिए आपको अब कितने सेल्समैन चाहिए? कितने एएसएम चाहिए? सेल्समैन कैसे काम करेंगे? आपको ऑर्डर कैसे आएँगे? आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कैसे आएँगे? आज की डेट में आपको मैं इतना बता दूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब तक आप बहुत बड़ी कंपनी नहीं हैं, तब तक जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ज़्यादा करके वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक और मार्केट क्रेडिट ही हैंडल करते हैं, सेल्स नहीं हैंडल करते। सेल्स के लिए आपको अपने पेरोल पे या डिस्ट्रीब्यूटर पेरोल पे रख के उसको रीइंबर्स करना पड़ता है सेल्स लाने के लिए। आपका सेल्समैन कितने आउटलेट्स कवर करता है, कितने बीट कवर करता है, अगर एक वीक में कितने आउटलेट करता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि कल आपको कितने मैन पावर आपके स्ट्रक्चर में चाहिए और उनके खर्चे क्या होंगे। क्योंकि फाइनली रिमेंबर कि ये सारे निकलने हैं वही ग्रॉस मार्जिन से और आपके पास ग्रॉस मार्जिन के अलावा और कोई स्कोप नहीं है। रूट टू मार्केट क्या होगा? अब रूट टू मार्केट का ये मतलब होता है कि कभी-कभी कोई कंपनी ऑनलाइन करती है बिज़नेस। डायरेक्ट डिलीवरीज़ करती हैं कंज्यूमर्स को। उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर आया ऑनलाइन, हमने यहाँ से शिप करके कुरियर करके भेज दिया। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन उसका कारण है कि उनका कंज्यूमर ऑनलाइन ज़्यादा खरीदता है। इसके लिए वो प्रेफ़र करती हैं कि ऑनलाइन रहे। कोई-कोई प्रोडक्ट्स होंगे जैसे आपका मान के चलिए थम्स अप है। क्या आपने कभी थम्स अप अमेज़न से ऑर्डर किया? नहीं, करेक्ट? क्यों? आपको कन्वीनियंस चाहिए, आपको उसका प्राइस टिकट इतना बड़ा नहीं है और आपको ऑन द स्पॉट पीना है, तो इसके लिए आप ऑफ़लाइन में जाते हैं। तो आपके प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड करेगा कि आपको कौन से चैनल में होना है और वो रूट टू मार्केट आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करना है या डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल आपको करना है। ये सब करने के बाद आप क्या करते हैं, आपने मान के चलिए कि आपने मार्केट रिसर्च की, उस पे एक टिक हो गया कि हाँ, ये प्रोडक्ट का स्कोप है। अगर मैं वापस फिलिप कॉटलर की डेफिनिशन पे जाऊँ, तो इज़ देयर अ नीड फॉर दिस प्रोडक्ट? आर यू गिविंग सम वैल्यू एडिशन टू द कंज्यूमर? तो हाँ, उस पे टिक हो गया। बिज़नेस प्लानिंग पे टिक हो गया कि हाँ, हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है। ये हमारी चैनल स्ट्रैटेजी है कि हम ऑनलाइन जाएँगे या ऑफलाइन जाएँगे या दोनों जाएँगे। हमारे प्रोडक्ट्स अब के कौन से हैं और आगे चल के कौन से होंगे, हमारे टीम्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होंगे, हमारा रूट टू मार्केट क्या होगा, ये सब पहले डिसाइड होगा और जब ये सब हो जाता है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने अब मार्केट में डिप्लॉयमेंट करना चालू कर दिया। अब आती है सबसे बड़ी बात कि मार्केट में लॉन्च करना सबसे आसान बात है, बट दुकान से अगर नहीं बिका तो इज़ द की क्वेश्चन राइट? तब क्या करना? उसमें आप करेंगे रेगुलर रिव्यू एंड एनालिसिस जो पहले 8 या 10 महीने बहुत ज़रूरी है। आप वही दुकान में माल डालेंगे कि जहाँ पे आपको चांसेस हो कि मेरा कंज्यूमर यहाँ पे आता है, क्योंकि आप अपना इंटेलिजेंस दुकानदार पे नहीं छोड़ सकते। आपको खुद वो डिसीजन लेना है कि क्या ये दुकान मेरे प्रोडक्ट के लिए लायक है या नहीं।
क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट वहां से नहीं बिका तो 3 महीने बाद दुकानदार आपको बोलेगा प्लीज सर ये लेके जाइए, आपका माल नहीं बिकता और पैसे भी नहीं आएंगे। 3 महीने तक अगर आपका माल नहीं बिका तो आपकी 3 महीने की वर्किंग कैपिटल अटक जाएगी। तो इसके लिए कंटिन्यूअस रिव्यू करना बहुत बहुत जरूरी है। जो भी दुकानों में आप माल डाल रहे हैं, जो भी चैनल में आप जा रहे हैं, वहां पे क्या रिस्पॉन्स है, क्या कंज्यूमर्स को सस्ता लग रहा है, क्या कंज्यूमर्स को महंगा लग रहा है, क्या कॉम्पिटिटर सस्ता दे रहा है, क्या कॉम्पिटिटर डिस्काउंट दे रहा है, क्या मेरा साइज गलत है, क्या मुझे ग्रामेज ज्यादा देनी चाहिए। ये कंटिन्यूस रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना भी आप बिजनेस प्लान परफेक्ट कर लीजिए, देयर विल ऑलवेज बी सम गैप इन द मार्केट जो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। तो रिव्यू एंड एनालिसिस सबसे जरूरी बात है। तो ये चीजें अगर आपको मैं समरी में बता सकूं कि एक बिजनेस प्लानिंग कैसे की जाती है एक नए प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसे की जाती है। इसको मैंने अपने एक मॉडल में डाला है, जो which is something that I call the Fin model, which is my company's name. It's the Fin model, where you basically start with discover. अब डिस्कवर में आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब कितने ब्रांड, क्या भाव, कितने कॉम्पिटिटर्स, कैटेगरी ट्रेंड क्या बोल रहा है, क्या मखाने बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, गैप क्या। कभी कभी क्या होता है कि एक मखाना है जो सीधा 150 रुपए का, तो आप सोचते हो यार एक 75 रुपए का भी मखाना होना चाहिए ना, जो कंज्यूमर उठा सके। गैप है, हाँ है। प्रोडक्ट आइडिएशन वहीं से होता है। तो सबसे पहले आता है डिस्कवर, उसके बाद आता है डिफाइन। डिफाइन में आप डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे यही प्रोडक्ट कैटेगरी में जाना है, मेरा कोर ऑडियंस ये है, मेरा कोर कंज्यूमर ये है। मैं बॉम्बे से स्टार्ट करूंगा और फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर पुणे जाऊंगा, फिर बैंगलोर जाऊंगा। मैं पहले मॉडर्न ट्रेड से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं जीटी में जाऊंगा, या मैं पहले जीटी से स्टार्ट करूंगा फिर मॉडर्न ट्रेड जाऊंगा, या मैं सिर्फ ऑनलाइन जाऊंगा। उसके बाद आपने ये कर दिया तो आप आते हैं डेवलप पे, जो आपके प्रोडक्ट की पूरी लाइन होगी कि कितने प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्या आप खाली इंस्टाग्राम पे एड्स करेंगे, या आप बूस्टिंग करेंगे, या आप एसईओ करेंगे, या क्या आप ऑन ग्राउंड शेल्फ लेंगे, या आप विजिबिलिटी करेंगे, या आप सैम्पलिंग करेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, कैसे मार्केट कवर होगा, फाइनेंशियल्स कहाँ से आएंगे, क्या आप खुद के रिसोर्सेज ले रहे हैं या आप बैंक लोन ले रहे हैं। आपकी मिड टर्म स्ट्रैटेजी क्या है कि मुझे 1 साल में, या मुझे अगले 6 महीने में, या 1.5 साल में ये सेल नंबर पे पहुंचना है, इतनी इतनी दुकानों में जाके। उसके बाद आता है, जो आपने प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर दी, सब कुछ कर दी, तो आपकी आएगी डिजाइनिंग। आपके पैकेट पे क्या लिखा होना चाहिए, शुड इट बी येलो, शुड इट बी ब्लू, शुड इट बी ग्रीन, व्हाट शुड बी द फॉन्ट, बड़ा छोटा, क्या मेरे कंज्यूमर से वो लाइन पे मैच कर रहा है, क्या मेरे चैनल से मैच कर रहा है, मेरी चैनल स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी रूट टू मार्केट क्या होगी, मेरे कितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ये सब उसमें आता है। और उसके बाद में फाइनली आता है डिप्लॉय, जिसमें हम सब कुछ इंप्लीमेंट करके मार्केट में जाते हैं और अगेन एंड अगेन रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। मेरी दुकानों में कितनी एक्टिवेशन होनी चाहिए, मुझे कितने शेल्फ स्ट्रिप्स लेने हैं, मुझे कितनी सैम्पलिंग करानी है, मुझे कितने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, क्या मुझे दूसरे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करना चाहिए। ये सब चीजें डिप्लॉयमेंट में आती है। और एक बार जब आप ये पूरा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसी के बाद ही आपको ये रेप्लिकेशन में जाना चाहिए और एक्सपेंशन मोड में जाना चाहिए। तो अगर आपका बॉम्बे सेट नहीं है, आई वुड नॉट टेल यू टू गो टू ओपन, क्योंकि देयर इज नथिंग एज शूटिंग इन द डार्क, इट ओनली बर्न्स मनी। अब मैं आपको खाली 2-3 4-5 एग्जांपल दूंगा कि जो प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइंट्स हैं जिस पे मैंने काम किया था। तो ये केटल स्नैक्स थे। This was about premium potato chips, and we were selling this for 100 rupees for 125 grams. And this was, I set up the entire distribution. And Bombay के अंदर 9 महीने में हमने कुछ 1100 दुकानों में ये माल डाला था। And yeah, this was Kettle. This is another brand I was associated for till last year, and this was a premium water called Blue Pine, and ये हिमालय में सोर्स होता था। इनके लिए सारी टीम की रीऑर्गेनाइजेशन करके हमने सेल्स स्टार्ट किया है। एंड आई वुड लव टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि पूरा टाइम मैं ही बोल रहा था और आप सुन रहे थे, तो अब मैं सुनना चाहूंगा। Yes, yes.
थैंक यू जसमीत। आई थिंक बहुत अपने इंसाइटफुल चीजें आज के इसमें शेयर करी है। राइट फ्रॉम ब्रांड पोजीशनिंग कैसे होना चाहिए, कौन सा कस्टमर आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत मार्केट में बहुत कंपटीशन है और आप ऐसे समझ के नहीं चल सकते हो कि सारे मेरे कस्टमर, भले ही आपका फूड हो, बट हेलो, फिर आवाज आ रहा है? या जैसे सो भले ही आपका फूड इंडस्ट्री हो, बट ऐसा नहीं कि सारे कस्टमर है। तो वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज कैसे होने चाहिए। सो वेरी गुड। एंड ऑलरेडी मुझे ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मतलब एक जनरल क्वेश्चन जो 2-3 लोगों से आया है कि बेसिकली जो फूड एंटरप्रेन्योर्स है उनका बहुत सारा फोकस क्वालिटी, प्रोडक्शन और मतलब प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा होता है, बराबर? तो मार्केटिंग और ये थोड़ा सा उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है, या उनको वो पॉसिबली उनके इसमें टाइम नहीं मिलता है। तो मतलब कैसे करें ये? मतलब प्रोडक्ट अच्छा बना लेते हैं, हम्म। बट ये मार्केटिंग नहीं आती है, या मार्केट कैसे करना है, या ये सब चीजों पे कैसे एज अ एंटरप्रेन्योर कैसे डील करें? देखो, मैं स्टार्ट करूंगा वापस वही सवाल से कि व्हाट इज द रीजन कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अगर मैंने फैक्ट्री डाली है तो मेरा विजन क्या था कि मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है या मुझे ब्रांड्स बनाने हैं। ये दो अलग सवाल हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खुद से एक फुल टाइम जॉब, जिसमें मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ कि जब आप क्यूसी पे काम करें, जब आप फैक्ट्री पे काम करें, कंप्लायंस पे काम करें, तो मार्केटिंग के लिए टाइम नहीं बचता। तो सबसे पहला सवाल कि जब ये प्लांट सेटअप किया था, तभी आपकी इंटेंशन क्या थी? वाज़ इट टू बी अ मार्केटिंग कंपनी और वाज़ इट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? पॉइंट नंबर 1। और ये मैं इसके लिए भी बोलना चाहूँगा कि जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ खुद मैन्युफैक्चर भी करनी है। बहुत सारे को-पैकर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं बोलूँगा, कि जो मैन्युफैक्चरिंग को आपसे बहुत बेहतर समझते हैं। उनका साथ लीजिए। सिमिलरली अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको ज़्यादा करके एग्ज़िबिशन्स के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ लिंक अप करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सपोर्ट्स के अंदर बल्क ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है, या आप किसी के लिए को-पैकिंग कर सकते हैं। एक बार को-पैकिंग का अगर आपका बिज़नेस सस्टेन हो जाता है, एक बार आपकी फैक्ट्री की एफिशिएंसी रन हो जाती है और एक बार आपके इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स आ जाते हैं, उस टाइम पे ब्रांड लॉन्च करने का फ़ायदा बहुत होगा आपको। कोशिश मत कीजिए कि सब कुछ साथ में होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग साथ में करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड से फोकस ऑन व्हाट यू गुड एट। स्टार्ट विद व्हाट यू कैन हैंडल। 3-4 क्लाइंट लीजिए, बी टू बी से स्टार्ट कीजिए, उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाइए। जब उधर से रिव्यू अच्छा आपको आ जाएगा, आप ये समझ लिए कि आपने एक मुश्किल पहाड़ क्रॉस कर लिया है। उसके बाद में ब्रांडिंग में जाना बहुत ज़रूरी एंड अभी कॉस्टिंग से ही क्वेश्चन है है। ऑडियंस में कि मतलब अभी एक ही प्रोडक्ट आपने चिप्स का जैसे एग्जांपल दिया कि 10 का भी बालाजी आता है और 100 रुपए का केटल भी आता है। जी। तो वही क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे करें? कैसे मतलब प्राइसिंग से पोजीशनिंग भी डिफाइन होता है, उससे कस्टमर भी डिफाइन होता है, ये कैसे रिलेटेड है, ये आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। मैं इतना ही बोलूँगा कि कोई भी कैटेगरी लीजिए आप, उसमें 2 तरह के कैटेगरीज़ होते हैं। एक होता है एलिवेशन और एक होता है इनोवेशन। ये 2 चीज़ ध्यान से समझिए। एलिवेशन का मतलब होता है कि अगर मैं पोटैटो चिप्स बेच रहा हूँ, जो नॉर्मल मार्केट में ₹20 का बिक रहा है, क्या मैं उसे बेक कर सकता हूँ? क्या मैं उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल के उसको ₹30 में बेच सकता हूँ? क्या मैं उसमें कोई वैल्यू एडिशन दे सकता हूँ कि जिससे मेरा प्रोडक्ट उतने में बने? अगर आपके प्रोडक्ट में, और मान के चलिए कि जैसे बालाजी या लेज़ या कोई भी बड़ी कंपनी, उनके प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में अगर कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं आपको क्यों उठाऊँगा एज़ अ कंज्यूमर? तो आपकी जो प्राइसिंग की जो स्टोरी है, वो आपको वैल्यू एडिशन के साथ करनी पड़ेगी। क्या आप वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कंज्यूमर को? अगर नहीं दे रहे, तो फिर पेप्सी और आप में फ़र्क क्या? या बालाजी और आप में फ़र्क क्या? सेम। उनकी रीच आपसे बेहतर है, उनके मार्जिन्स आपसे बेहतर है, उनका लॉजिस्टिक्स आपसे बेहतर है, उनकी सेल्स टीम आपसे बेहतर है, आप कैसे कम्पीट करें? तो प्राइसिंग की जो बात है वो एलिवेशन में काम आती है कि अगर आप उसमें एक अच्छा फ्लेवर डाल रहे हैं, जो पेप्सी के पास नहीं है, या आप उसको एक्स्ट्रा क्रंची कर रहे हैं, या उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव बना रहे हैं कि उसके लिए कंज्यूमर आपको एक ₹10 एक्स्ट्रा दे सकता है, तो वो आपकी वैल्यू एडिशन हो गई।
और आपकी मार्केट के हिसाब से जो 40 ग्राम का पैक है या 60 ग्राम का पैक है या 100 ग्राम का पैक है, उसकी जो मार्केट है हिसाब से आप 20-30% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही इनोवेटिव है, क्या कल आप क्लेम करें कि सर मेरे पोटैटो चिप्स में तो आई एम 95% कैलोरी फ्री, ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी एकदम अलग जाती है। उसमें आप डबल से ज्यादा भाव ले सकते हैं, बिकॉज यू आर केटरिंग टू वन नीड विच इज नॉट देयर इन द मार्केट। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट एलिवेशन में आता है या इनोवेशन में आता है, और उस हिसाब से आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अभी इसमें ही अभी और एक अगला क्वेश्चन है कि मतलब इसमें ब्रेकअप कैसे रखे? अभी कुछ आपको मार्केटिंग को देना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को देना है, कुछ आपको इनोवेशन R&D को भी कुछ फंड्स, मतलब एक ओवरऑल एक्सपेंसेस है। तो मार्जिन आपके हिसाब से कितना रखना चाहिए फूड इंडस्ट्री में? बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली इसका कोई एक जवाब नहीं होगा, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि दिस विल आल्सो डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ एम्बिशन यू हैव। मान के चलिए कि अगर आप बात करें मार्जिन की, व्हाट इज अ गुड मार्जिन, आई वुड से नेट मार्जिन ऑफ 20% इज गुड। बट अगर आपका स्केल बहुत बड़ा है तो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे। अगर आपका स्केल बड़ा है तो शायद 15% भी हो जाएगा, शायद 18% भी हो जाएगा, लेकिन सेल्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो 15% भी चलता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी एम्बिशन क्या है, आप कितने लोगों को पहुंचना चाहते हैं, आप कितने दुकानों में पहुंचना चाहते हैं, आपकी मार्केटिंग बजट्स कितने हैं। क्योंकि मार्केटिंग बजट तो ऐसा है कि आप में अगर आप मेरे को बोलोगे जसमीत मुझे 1.5 करोड़ खर्चा करना है महीने में, मैं उतना भी कर सकता हूँ। बट द थिंग इज के आपको डिसाइड करना है कि कितनी रीच है, और उस हिसाब से आपका मार्जिन डिसाइड होना चाहिए। तो इसी पे ही एक किरण सर का एक क्वेश्चन ऐसा है कि प्राइमरी लेवल पे इनिशियल नेबरहुड या आपका जो ज्योग्राफी नियर बाय, वहां पे मार्केट रिसर्च कैसे करें? अब अगेन अगर आप मास प्रोडक्ट में जा रहे हैं, अगर मैं आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फ्रॉम बॉम्बे, लेकिन अगर मैं बॉम्बे की बात करूं या अगर समझो मैं पूना की भी बात करूं, तो पूना में सबसे प्रीमियम एरिया है कोरेगांव पार्क, करेक्ट, या विमान नगर या एबीसी फार्म्स। वैसे ही बॉम्बे में इट इज कोलाबा एंड यू नो बैंड्रा एंड पवाई, ये सब एरियाज पॉश है। Then there are middle class areas in Bombay, which is like a typical Chembur, Vadala, you know, Sion. Then there is a slightly lower middle class area, which is a Kurla or a Govandi or a Mankud. And then there is a slum area, which is like a Dharavi or, you know, interiors of, some slums in Bombay. आपका प्रोडक्ट का कंज्यूमर कौन है, आप उधर से डिसाइड करें। तो अगर आपका एक प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आप एक प्रीमियम एरिया में रिसर्च करें, क्योंकि देखो मर्सिडीज का शोरूम कभी भी धारावी में नहीं खुलेगा। क्लियर है ना? क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि वही बात आती है कि मेरा कंज्यूमर कहाँ है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट और आपके कंज्यूमर के साथ फिटमेंट करना बहुत जरूरी है कि कौन ये प्रोडक्ट खरीदेगा। उस हिसाब से वो एरिया से आपको रिसर्च करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने जो लॉन्च किया है वो आपका नेबरहुड एरिया खरीदेगा। Just to be very specific to that question, it is not necessary that what you buy the world will buy. It is not necessary that what you like the world will like. You have to go to your consumer. आपका कंज्यूमर जो पसंद करता है, आपका कोर टारगेट ऑडियंस अगर आपको पता है, आपको प्रोडक्ट उसके लिए बनाना है, अपने लिए नहीं। Correct, correct. Yes, thank you for great answer. And अभी थोड़ा 10-15 मिनट्स एक्सटेंशन, इज इट ओके फॉर चलेगा, यू? इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बहुत क्वेश्चंस है। नो वरीज। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि इफ आई इनोवेट इन एनी प्रोडक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स बट आई एम स्मॉल इन मनी, राइट, सो हाउ शुड आई compete with big companies, or ऐसा क्वेश्चन है, so how would you take it? Okay, again the question would be who is my consumer. Again, I'm sorry I'm being very repetitive about it, but the real answer is that who is my consumer? Am I a premium product? First of all, if I'm a premium product, I would go the online route with limited monies and I would test the market there. If I'm a mass product, I would start with a small area. Let's say, for example, I take a geography of about, say, a radius of 5 to 6 kilometers. I would appoint one distributor there. I would appoint one sales guy there, and I would try and cover, say, 300 outlets in that area.
it will take me about 4 to 6 months, maybe, or maybe more, to cover that 300 outlets. But that will give me a complete answer as what is the response of my product in different levels of outlets. Based on my learning, will I scale up my product? अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा मतलब डिहाइड्रेशन पे 2-3 लोगों के क्वेश्चन थे, तो ये डिहाइड्रेशन का इंडस्ट्री काफी अभी इमर्ज हो रहा है Yes. और इसमें B2B का भी बिजनेस है, B2C का भी इंडस्ट्री बढ़ रहा है. तो ऐसा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओवरऑल इन डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट्स होरेका को कैसे कनेक्ट करें, होरेका सेगमेंट को कैसे कनेक्ट करें, ऐसा क्वेश्चन. So, दो एस्पेक्ट है यहाँ पे. ये सवाल में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स. Okay, this is my assumption, and you're not a trader, correct? So let's say if you're a producer of dehydrated products, Horeca में a lot of things go into spices. So कभी भी business is divided into sales is divided into 3 steps. One is your core chunk, which will give you a lot of sale but very less margin, which will be something which is very similar to commodities. Then there will be this middle range, which will not sell that much but will give you decent margins. Then there will be this upper bracket, which will be very high sales or very low sales but very high margins. तो जब आप कोई भी डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जैसे कि आप अगर कल चिप्स में जाते हैं या फ्रूट में जाते हैं, try and get the bigger basket full first through B2B, so that your factory is rolling. You don't have dead inventories, because setting up a B2C brand requires a lot of time, money, effort and patience. Dehydrated product, आप अगर consumer space में आज की time पे बात करेंगे, it is a very premium category. So not everybody understands dehydrated, especially in India. We are raised with having everything fresh. So, while I may understand from as an evolved consumer that, a dehydrated chip is better than having a processed chip, and that is where the market is picking up, but getting there will take long. So initially, I would say that you can look at supplying as a B2B supplier to a lot of Horeca accounts, a lot of exports, a lot of, co-packing for typically all these bigger chains like Food Hall, Nature's Basket. You should give them your products. Let them buy it from you. Once when you see as what is the trend, you'll probably understand what is that one product which is doing amazingly well in a Horeca, or what is that one product which is doing amazingly well in exports, or what is that one product which is great in terms of a modern trade. So I would say that start with the bigger anchors first and then go about B2C, because in spite of the fact that dehydrated is really picking up, it will still take time keeping the consumer base in mind. It's a very evolved kind of consumer base that you're talking to. तो सुपर फूड्स में से क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको लगता है क्या क्या आ सकते हैं, मतलब ये बहुत सारे मतलब लोगों को ऐसा है कि ये कैटेगरी में आ सकते हैं क्या नहीं एज अ एंटरप्रेन्योर. एंड मोरिंगा पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर, आई डोंट थिंक, मतलब ये सब ये भी मतलब इनमें क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, मोरिंगा एंड व्हीट ग्रास. तो ये सुपर फूड्स की कैटेगरी में कैसे बैठ सकते हैं? मोरिंगा, व्हीट ग्रास, मैं तो इवन बोलूंगा हल्दी. अगर आप हल्दी को भी देखेंगे तो मैं तो हल्दी को भी सुपर फूड में कहूंगा कि वो भी हल्दी उधर भी आती है. तो कभी भी एक चीज याद रखना कि आपका जो ब्रांड है, आपकी एक लेगेसी बोलना चाहिए. कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि रेड बुल फॉर एग्जांपल, अभी रेड बुल आप दिमाग में लाएं तो कुछ आपके दिमाग में आता है, राइट? कि स्पीड, एनर्जी, एडवेंचर, स्पोर्ट्स कार्स, F1, यू नो. अगर आप पतंजलि बोलो तो आपके दिमाग में कुछ और आता है, कि जैसे बाबा रामदेव, योगा, गाय, शुद्ध घी, ये सब चीजें दिमाग में आती है. तो हर एक ब्रांड की एक लेगेसी होती है. जब आप ब्रांड लेगेसी बनाने जाएंगे तो आपके पास 3, 4, 5, 6 या 10, 15, 20 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं. लेकिन आपकी लेगेसी के बेस पे अगर आप सुपर फूड की मान के चलिए D2C वेबसाइट कर रहे हैं, तो उसमें जब मैं आपकी वेबसाइट पे आऊं तो मुझे सारे सोल्यूशन मिलने चाहिए. तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि मैं मोरिंगा बेचूं, या जरूरी नहीं है कि मैं व्हीट ग्रास बेचूं. मैं कुछ भी बेच सकता हूं, मैं आंवला का पाउडर भी बेच सकता हूं. इवन दैट इज अ सुपर फूड. So my thing is, build your brand first as a legacy towards what you stand for in the superfood category.
Get the right kind of products. अगर मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं कि अगर मैं केरला से वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके आता हूं, क्या वो सुपर फूड में नहीं आता? आता है, राइट? तो व्हाई शुड यू ओनली थिंक पाउडर्स? फर्स्ट यू बी क्लियर एज व्हाट यू वांट टू डू, then create the product. Don't take the product first and then create a brand. Create a brand and a legacy first, then get products. You will get all your answers as what sells and what doesn't. So don't get stuck. मैं खाली मोरिंगा करूंगा या मैं खाली व्हीट ग्रास करूंगा. क्यों? मार्केट में सब बिकता, आप सब बेचिए. करेक्ट. एक रादर आप कैटेगरी डिफाइन करो. यस, कि अगर मेरा ब्रांड होगा तो वो सुपर फूड ही कहलाएगा और उसमें मुझे सब मिलेगा. लॉकडाउन भी मिलेगा, मनुका हनी भी मिलेगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मिलेगा, मोरिंगा पाउडर भी मिलेगा, अच्छी हल्दी भी मिलेगी, आंवला पाउडर भी मिलेगा, ऑर्गेनिक मैंगो का पाउडर भी मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है. Why restrict yourself? करेक्ट. So there is no trend. The consumer tells you what sells. करेक्ट. ट्रू. मतलब आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इसलिए लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या होता है ये आपको शुरुआत से ही पता होना चाहिए और इसमें आप इसी में ही आपको आपका कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो कि मुझे सुपर फूड्स कैटेगरी में जाना है या. Yes. So I am saying that I am projecting myself as a 360-degree solution provider for superfoods. तो फिर मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों करूं? फिर मैं क्यों देखूं कि नहीं मुझे मोरिंगा ही बेचना है? प्रोडक्ट के हिसाब से मत चलिए, ब्रांड के हिसाब से चलिए. करेक्ट. करेक्ट. ट्रू. ट्रू. यस. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल मेजॉरिटी क्वेश्चंस. Perfect. और ऑडियंस में आज बहुत प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो या कोकोनट फूड हो, बहुत आपके है आई नो. And definitely me and Jasmeet sir and Udyog Vardhini and Fin Brands want to help you with it. तो आपके हम जस्ट आपके जो डिटेल्स है, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो, आपके प्रोडक्ट डिटेल्स, बिजनेस प्लान्स एंड आपके जो क्वेश्चंस आप फेस कर रहे हो, आप हमारे ईमेल पे डालो hello@udyogvarun.com. We will share it with Jasmeet sir and we will all जो भी आपके क्वेश्चंस है we'll try to answer majority. आपको As क्या much कर as we सकते can. कैसे करना है, we will definitely guide you with it. So yes, we have covered all the questions. एक आखिरी में आपको यही पूछूंगा कि सर आप टिप ऑफ द डे क्या दोगे? ऐसा ये भी क्वेश्चन था. Tip of the day. Tip of the day is don't try to do too many things. In your business, be focused on 2 or 3 things that you really want to achieve and stick to that. When you try to do too many things, you get tired, you get demotivated, and you don't get any success. Be very focused. Set what you want to do first. Know why you exist. And then get into the business.